नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, बड़े लंबे इंतज़ार के बाद, काफ़ी गहमा गहमी के बाद, काफ़ी झूठी सच्ची खबरों के बाद आखिरकार कल पंजाब को लेकर जो फेरबदल कांग्रेस ने करना था, उसकी सूची जारी हो गई। अब उस सूची जारी होने के बाद मैं आपको सही बताऊं, अपने आप को सो कॉल्ड वरिष्ठ पत्रकार कहने वाले या कांग्रेस के हितैषी पत्रकार कहने वाले बहुत से लोग बहुत बेचैन हो उठे उस जो लिस्ट आई है। कांग्रेस हाईकमान को खूब गरिया रहे हैं, कांग्रेस हाईकमान कमज़ोर है, ये है, वो है, सो है, क्योंकि उनकी जो भविष्यवाणियां थी ना, वो सारी भविष्यवाणी झूठ निकली। भाई, वो कहते हैं कि मैं इतने साल से कांग्रेस कवर कर रहा हूं, कोई कह रहा मैं 30 साल से, कोई कह रहा 20 साल से, कोई कह रहा 15 साल से। कांग्रेस छोड़िए, आपको अब तक राहुल गांधी समझने में मुश्किल हो रही है, तो फिर आप कांग्रेस को भी नहीं समझ पाए। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स और राहुल गांधी के काम करने के तरीके में जो हाल फिलहाल में बदलाव आया है, वो अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप क्या काम कर रहे हैं मालूम है? आप काम कर रहे हैं कि जो दिल्ली में कांग्रेस की पुरानी बीमारी है ना, कि किसी को हटवाना हो या किसी को कोई पद चाहिए तो एक हवा बनाते हैं वो, और ऐसे ही कुछ पत्रकारों के जरिए हवा बनाने की कोशिश करते हैं, दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को अब कुछ कुछ समझने लगे, मैं बहुत कम समझने लगा हूँ, मैं नहीं बोलता बहुत ज़्यादा, 5-7% समझने लगा हूँ, लेकिन इतना मोटा मोटा मेरी समझ में भी आ गया है कि राहुल गांधी के पिछले 6 महीने में ये साफ कर दिया है कि अब दबाव की राजनीति कांग्रेस नहीं सहेगी, अब दबाव में नहीं आएगा। और कल, सही में बताऊं, कल के डिसीजन और 2 दिन पहले के डिसीजन जो हुए हैं, उससे एक बात मुझे तो बड़ी क्लियरली दिख रही। मैं नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी कमजोर हो गए, कांग्रेस हाईकमान हुई, फैसला नहीं कर पाई, नहीं, मेरे हिसाब से एकदम सही फैसला किया है। और इस फैसले ने उन लोगों को बड़ा हौसला दिया है जो ईमानदारी से कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं। इन फैसलों ने सीधा मैसेज दिया है कि अब ईमानदारों को कांग्रेस में तवज्जो दी जाएगी, ईमानदारों को इनामदार बनाया जाएगा। वरना कांग्रेस में आपने एक चीज देखी है, जब कांग्रेस गत में होती है, जब कांग्रेस का बुरा हाल होता है, तो सारे नेता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी तो करते ही हैं, जिम्मेदारियों से भागते फिरते हैं, शांत हो जाते हैं, कई लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं, बहुत से नेता बड़े नेता बनने लग जाते हैं, खास करके जब विधानसभा चुनाव के लिए 2-1 साल बचते हैं, तब सब लोग दावेदारी ठोकने लगते हैं कि अचानक से मुख्यमंत्री के इतने सारे चेहरे कांग्रेस में हो जाते हैं, और हर राज्य में होता है। और कांग्रेस अक्सर उस दबाव में आ जाती थी और कई बार गलत फैसले लिए गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, कई बार गलत फैसले लिए गए। लेकिन पंजाब के फैसले से मैं बहुत खुश हूं। किस लिए खुश हूं? इसलिए नहीं कि भाई राजा वड़िंग, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग कोई बहुत बड़े नेता हैं, नहीं, मैं इस बात के लिए नहीं खुश हूं। मैं इसलिए खुश हूं कि जिस वक्त 2022 में कांग्रेस ने चुनाव हारा था, और हारा नहीं था, बहुत बुरी तरह से हारा था, उसके बाद जनाब चरणजीत सिंह चन्नी एक साल कांग्रेस में कहीं नजर नहीं आए, विदेश में जाके बैठ गए थे, कहा कि मेरी सेहत ठीक नहीं थी, इलाज के लिए गए थे। पूरी कांग्रेस बिखरी पड़ी थी। कांग्रेस में पंजाब में यह हाल हो गया था कि कोई अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि ये कांटों भरा टोकरा है, कांटों भरा ताज है, नहीं ले सकते। तब राहुल गांधी ने एक ऐसे शख्स को चुना जिसको उन्होंने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी चुना था। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राहुल गांधी के साथ मिलकर बहुत काम किया था। तो राहुल गांधी को उस वक्त एक ही विश्वास पात्र लगा जो पंजाब में कांग्रेस को आगे चला सकता है, वो था अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग। और उस वक्त जब वड़िंग ने अध्यक्ष पद संभाला 22 के बाद, सही में बताऊं, जितनी उनकी उम्र थी, आज भी 49 साल के हैं, 49 साल के हैं शायद, उस वक्त सोचिए 44-45 साल के थे वो। 44-45 साल के उस युवा को, इतने घाघ नेताओं को एक साथ लेकर चलना और इन घाघ नेताओं के होते हुए पार्टी की कमान संभालना आसान नहीं था।
लेकिन उसके बावजूद उस शख्स ने चाहे कैसे भी, चाहे बुरे फैसले लिए हों चाहे अच्छे फैसले लिए हों, लेकिन पार्टी को खड़ा किया और लोकसभा चुनाव में 13 में से 7 सीटें जीती। 7 सीटें लोकसभा की जीत के दी और खुद भी चुनाव लड़ा, खुद भी जीते। अब ऐसे आदमी को जैसे ही विधानसभा चुनाव आए, कांग्रेस की तरफ लोकसभा चुनाव में हवा बनती दिखी, तो आप एक गेम शुरू कर देते हैं कि इन्हें हटाइए, ये साथ ले। बड़ा एक कॉमन सा, हर स्टेट में इन कांग्रेसियों का एक कॉमन सा कारण होता है जी, ये साथ लेकर नहीं चलते, सबको साथ लेकर नहीं चलते। भाई सबको साथ लेके कैसे चले? वो सबको रोज इनविटेशन देने आए, रोज पालकी लेके आए कि चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। इस साथ लेके चलना क्या होता है? ऐसे ही राजा वड़िंग के खिलाफ भी सब एकजुट हो गए और दबाव बनाने लगे कि हटाइए, इन्हें अध्यक्ष पद से हटाइए। और उसमें फिर कास्ट, उसमें फिर अपना रिलीजन, उसमें फिर क्षेत्र, उसमें अपना अनुभव, सब खेला जाता है, सब कुछ खेला जाता है। 22 में जब कांग्रेस को संभाला था अमरिंदर सिंह ने, बिखरी हुई कांग्रेस को संभाला था, तब किसी ने नहीं कहा कि युवा है, उम्र कम है, इसका जो है अनुभव उतना नहीं है, हम संभाल लेते। तब किसी ने अपना कंधा आगे नहीं किया था, तब तो सब पीछे हो गए थे। जब वड़िंग ने किया काम, तो राहुल गांधी ने इस वक्त वही देखा कि जिस शख्स ने 4.5 साल पार्टी का बोझ ढोया, पार्टी के लिए काम किया, जैसे भी किया, मैं ये नहीं कहता कि 100% सही काम किया, हो सकता है 30% ही सही काम किया और 70% उनसे ना हुआ हो, लेकिन उस 30% को जो किया ईमानदारी से किया राजा वड़िंग ने, और राहुल गांधी ने उस ईमानदारी का इनाम दिया है कि उन्हें अध्यक्ष पद से नहीं हटाया, अध्यक्ष पद पर रहने दिया। और अब जाहिर सी बात है कि एडजस्टमेंट है, तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा को भी उनकी पोजीशन से नहीं हटाया, क्योंकि उनसे सीनियर एमएलए कोई है नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। हाँ, ये है कि उसके अलावा एक बैलेंसिंग एक्ट जो पंजाब में कांग्रेस ने किया, बड़ा शानदार किया। मैं कहता हूं, जो लोग रो रहे हैं ना कि गलत डिसीजन किया, मैं कहता हूं जरा आंखें खोलिए। जितने शानदार तरीके से कांग्रेस ने पंजाब में बैलेंस बनाया है ना, जितने शानदार तरीके से हर पहलू को कवर किया, जितने शानदार तरीके से जानदार टीम बनाई है ना, किसी राज्य में कांग्रेस ने हाल फिलहाल में इतनी जानदार टीम नहीं बनाई है, किसी ने नहीं बनाई है। जरा आप लिस्ट पे नाम देखिए और फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहला जो है कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन किसको बनाया? चरणजीत सिंह चन्नी को, जो जाहिर सी बात है कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरे में सबसे आगे, इसमें कोई शक नहीं है। और कौन कहता है कि अध्यक्ष ही मुख्यमंत्री बनता है? कैंपेन कमेटी का मुखिया बहुत बार कांग्रेस में मुख्यमंत्री बना है। हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं जो अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू, जब हिमाचल में विधानसभा चुनाव हुआ था 2022 के एंड में, तब वो कैंपेन कमेटी के हेड थे, ना कि प्रदेश अध्यक्ष थे। कैंपेन कमेटी के हेड थे और वो मुख्यमंत्री बन गए थे, चरणजीत सिंह चन्नी को वहाँ। फिर जो दूसरे क्लेमेंट थे विजय इंदर सिंह सिंगला, उन्हें इलेक्शन मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन कमेटी का हेड बनाया गया है। एक और दावेदार और सीनियर नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो राजस्थान के प्रभारी भी हैं, उन्हें कोर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। और साथ ही मैनिफेस्टो कमेटी की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है दलित सांसद डॉक्टर अमर सिंह को। ये तो 5 बड़े चेहरे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे, अगर पंजाब की कोई राजनीति को समझता है वो इन नामों को जानते होंगे कि वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए हैं सुखविंदर सिंह डैनी, राजकुमार वेरका, संगत सिंह गिलजियान। इनमें कास्ट और रिलीजन कॉम्बिनेशन को बिठाया गया है, वो आगे बताता हूं, मैं आपको समझाता हूं। कैंपेन कमेटी के को चेयरमैन सुखपाल सिंह कहरा, किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राणा गुरजीत सिंह, इन पे मैंने वीडियो बनाया था कि पिछली बार विपरीत हवा के बावजूद न ये बल्कि खुद भी जीते थे और अपने बेटे को भी इंडिपेंडेंट इन्होंने जिताया था। ये चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। धर्मवीर गांधी सांसद पटियाला वाले। फिर इलेक्शन कमेटी में ओपी सोनी, रजिया सुल्तान, कुलजीत सिंह नागरा, अंगद सिंह सैनी, भरत भूषण आशु। देखिए, इसमें आपको हिंदू चेहरे डोमिनेट करते नजर आएंगे। और मैनिफेस्टो कमेटी में गुरजीत सिंह औजला, प्रगट सिंह, फॉर्मर हॉकी कैप्टन ऑफ इंडिया, हरदयाल सिंह कंबोज और सुखविंदर सिंह सरकारिया, ये सब कांग्रेस के दरअसल बड़े चेहरे हैं पंजाब में।
अब पंजाब की राजनीति को अगर आपको समझना होगा ना, तो आपको पहले ये देखना होगा कि ये मैप देखिए। पंजाब को पहले 3 रीजन में बांटा जाता था, अब 4 रीजन कहा जाता है। माझा, दोआबा, मालवा और पुआध। ये 4 अब कहे जाते हैं, क्योंकि अब पुआध में जो है ये चंडीगढ़ और उसके आसपास के इलाके इंक्लूड कर दिए गए। ये रीजन मेनली 4 रीजन है, जिसमें से आपको ये ध्यान रखना होगा कि मालवा सबसे बड़ा रीजन है। मालवा में 69 सीट है, 117 में से 69 विधानसभा सीट है। माझा में 25 है और दोआबा में 23, और इन्हीं कुछ में से निकाल लो तो वो पुआध में आ जाती हैं, तो इनकी कम हो जाती है। कुछ कुछ सीटें सब जगह से पुआध में आ जाती हैं, 13 से 15 सीट हैं, तो सबकी थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। मेनली अगर 3 रीजन में बांटो आप पुराने में, तो मालवा, माझा और दोआबा आते हैं। ये आपके सामने मैप है, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस इलाके में किस पॉपुलेशन की डोमिनेंस है, या कहाँ पंजाबी सिख ज़्यादा है, कहाँ हिंदू ज़्यादा है, कहाँ नॉन हिंदू ज़्यादा है। ये आपके सामने है। अब देखिए कांग्रेस ने कितनी शानदार तरीके से इस सब का बैलेंस बिठाया है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। उससे पहले आप ये भी देख लीजिए, आपको अगर ये भी जानना होगा कि पंजाब में रिलीजन जो है, धर्म के हिसाब से आबादी किसकी कितनी है। सिख 60, ये 2011 का सेंसस के हिसाब से सिख तकरीबन 58%, हिंदू तकरीबन 39%, मुस्लिम 1.93%, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, अदर रिलीजन, ये सारे हैं। कास्ट वाइज पॉपुलेशन ओबीसी, जिसमें बहुत सारे हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, नॉन हिंदू नॉन सिख भी हैं, सारे हैं, 20% के आसपास। दलित, भारत में सबसे ज़्यादा दलित आबादी पंजाब में है, ये आपको याद रखना होगा। सबसे ज़्यादा दलित आबादी तकरीबन 32% पंजाब में है। जनरल कैटेगरी 44% और अदर्स 4%। सबसे ज़्यादा दलित पॉपुलेशन भारत में पंजाब में है। अब देखिए कास्ट कैसे बिठाया कांग्रेस ने। सबसे पहले कैंपेन कमेटी के हेड चरणजीत सिंह चन्नी, रामदसिया सिख यानी दलित समुदाय से आते हैं। रामदसिया सिख दलित समुदाय से आते हैं। रीजन कहाँ से? पुआध और दुआबा, दोनों रीजन को ये रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों रीजन से। क्यों? क्योंकि विधानसभा जो इनकी है चमकौर साहिब रोपड़, वो पुआध रीजन में पड़ती है, और जहां से अभी ये सांसद है लोकसभा जालंधर, वो दुआबा में पड़ता है। तो इस हिसाब से ये दुआबा और पुआध दोनों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। दोनों को कांग्रेस ने एक रिप्रेजेंटेशन दी है। फिर अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, जट सिख अपर कास्ट, रीजन मालवा, जहां 69 सीट है, मालवा से आते हैं। लोकसभा इनकी लुधियाना है, विधानसभा गिद्दड़बाहा मुक्तसर, दोनों मालवा में पड़ती है। मालवा को बड़ा चेहरा अध्यक्ष दिया है मतलब अभी भी। विजय इंदर सिंह सिंगला, हिंदू चेहरा, हिंदू जो है हिंदू पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनका भी रीजन मालवा है, क्योंकि इनकी विधानसभा क्षेत्र संगरूर पड़ता है। इनके पिता भी कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। अमर सिंह, डॉक्टर अमर सिंह, रामदसिया सिख, एक और दलित चेहरा, इनका रीजन भी मालवा है। लोकसभा फतेहगढ़ साहिब, जहां से सांसद है, वो मालवा में पड़ती है। सुखजिंदर सिंह रंधावा, जट सिख अपर कास्ट, लोकसभा इनकी गुरदासपुर में पड़ती है। विधानसभा डेरा बाबा नानक भी गुरदासपुर में पड़ता है, तो इनका क्षेत्र माझा हुआ, माझा क्षेत्र। फिर प्रताप सिंह बाजवा, जट सिख, इनका भी माझा रीजन है, क्योंकि इनके विधानसभा कादियां गुरदासपुर में पड़ती है। तो आप ये देखिए, हर रीजन को रिप्रेजेंटेशन, हर कास्ट को रिप्रेजेंटेशन, जट सिख भी है, दलित भी है, हिंदू भी है, और हर जो है वो रीजन को भी कवर किया गया। इससे बेहतर कोऑर्डिनेशन कमेटी या इससे बेहतर कमेटियां और कैसे बन सकती थी, इससे बेहतर टीम कांग्रेस और कैसे बना सकती थी? अब आप बताइए, जो कह रहे हैं कि नहीं जो है ये कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया अध्यक्ष बदल के, ज़रा ये बताइए इसमें कोई कमी निकाल के बता दें मुझे। मैं कह रहा हूँ मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस ने किया, इसके पीछे बहुत बहुत मेहनत है, बहुत रिसर्च है, बहुत प्लानिंग की गई है, तब जाके बनाया गया। सिर्फ यहीं तक नहीं, जो मैंने इनकी कमेटी में और जो सदस्य हैं उनके नाम भी बताए थे, वो भी बहुत सोच समझ के डाले गए। तो अमरिंदर सिंह वड़िंग को ना हटाकर बहुत बढ़िया फैसला किया है, प्रताप सिंह बाजवा को ना बदलकर बहुत बढ़िया फैसला कांग्रेस ने किया है। क्योंकि
कैंपेन कमेटी मैंने कहा उसमें एक दलित चेहरा दे दिया, उसके अलावा बाकी कमेटियों, मैनेजमेंट कमेटी में, कोऑर्डिनेशन कमेटी में सबको रिप्रेजेंटेशन दी गई है। और जो इनके सदस्य हैं उसमें मुस्लिम्स को भी रिप्रेजेंटेशन दी गई है, उसमें हिंदुओं को और रिप्रेजेंटेशन दी गई है, उसमें दलितों को भी दी गई है, उसमें जट सिखों को सबको दी गई है। क्योंकि मालवा रीजन जहाँ से 69 आते हैं उसमें मेनली दलित माफ़ कीजिएगा जट सिख है। जट सिख पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा सीट्स है। दोआबा जहाँ पर ज़्यादातर आप देखिए 3 रीजन अगर आप इस तरह से देखें कि जो मालवा है वो बड़े लैंडलॉर्ड्स है, जहाँ बड़े ज़मीन है, जिनके पास बड़े किसान है, वो है। दोआबा जहाँ पर एनआरआई ज़्यादा है, वहाँ दलित पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है, 35 से 40% दलित पॉपुलेशन है। और जहाँ रिलीजियस है, जहाँ अमृतसर वगैरह ये जो रिलीजियस प्लेसेस है वो उस तरह के हैं, तो वहाँ मिक्स पॉपुलेशन है। हिंदू पॉपुलेशन भी हर जगह बटी हुई है, सब जगह। खास करके अगर आप पुआध जो नया रीजन जिसको बोलते हैं वहाँ काफ़ी हिंदू आपको मिले, क्योंकि चंडीगढ़ में मिक्स पॉपुलेशन है, मोहाली में भी मिल जाते हैं, फिर इसके आसपास के इलाकों में मिल जाते हैं। तो सबको साधा गया है, मेरा कहने का मतलब है सबको साधा गया। इससे बेहतरीन टीम नहीं बन सकती थी कांग्रेस में, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वडिंग को बदल कर किसी और को बना देते तब बहुत सारे मैसेज गलत जा सकते थे, खास करके मालवा में, कि अगर मालवा से अध्यक्ष बदल कर दोआबा या किसी और रीजन को देते थे लास्ट मोमेंट पे, या तो ये 2 साल पहले करते तब बात सही थी। अब लास्ट मोमेंट पे अगर करते तो बहुत नेगेटिव रीजन जाता। आम आदमी पार्टी का स्ट्रांग होल्ड दोआबा इसमें मालवा में है, और भगवंत मान वहीं मालवा से आते हैं। फिर उन्होंने कैश कर लेना था सारी चीज़ को। बीजेपी के जो अभी अध्यक्ष बनाए हैं नए, वो भी मालवा से आते हैं। अकाली दल के जो अध्यक्ष है सुखबीर सिंह बादल, वो भी मालवा से आते हैं। कांग्रेस के लिए वहां पर मैदान छूट जाता सब कुछ अगर बदल देते। इसलिए ये डिसीजन मैं पूरी तरह से सहमत हूं। अब थोड़ा पीछे जाइए कि जो मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की राजनीति को नहीं समझ पा रहे हैं ये लोग, जो ये रोना रो रहे हैं। मणिकम टैगोर को तमिलनाडु क्यों भेजा गया? खास पसंद करते हैं राहुल गांधी उन्हें, लेकिन फिर भी तमिलनाडु जैसे राज्य में भेज दिया जहां कुछ है नहीं, 5 विधानसभा सीटें। क्योंकि मणिकम टैगोर ईमानदारी से इतने सालों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। वो थे जिन्होंने पहले भी डीएमके को लताड़ा था, जब वो कांग्रेस को साइड में पूंछ की तरह रखती थी, और अब भी अध्यक्ष बनते ही उन्होंने लताड़ा। ईमानदारी से वो अपनी पार्टी के लिए पहले सोचते हैं, बाकी कोएलिशन या वो सब वो बाद में सोचते हैं। इसलिए उन्हें तमिलनाडु की जिम्मेदारी दी गई। बीवी श्रीनिवास, किसी से पूछ लीजिए, ऑक्सीजन मैन, यूथ कांग्रेस के रहते हुए कितना ईमानदारी से काम कर रहे थे। कोई पद इस वक्त नहीं था, उसके बावजूद ईमानदारी से लगातार वो काम करने में लगे हुए थे। राहुल गांधी के एजेंडा पे आंख बंद करके काम करते हैं। ईमानदारी का जो है वो सिला मिला, उन्हें सेवा दल का अध्यक्ष बना दिया। बहुत ज़बरदस्त फैसला। फिर राजेंद्र पाल गौतम, बहुत लोगों को तकलीफ हुई कि अभी 2 साल पहले जो है वो आम आदमी पार्टी से है, यूपी जैसे प्रदेश का इंचार्ज बना दिया है, अब अजय राय क्या करेंगे, ये कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा होप इस वक्त कांग्रेस के लिए वो दलित है, दलित वोट है। मुस्लिम वोट फिर भी शायद उत्तर प्रदेश में पूरी तरह कांग्रेस को ना आए, वो समाजवादी पार्टी को ज़्यादा चुन ले, लेकिन दलित वोट ऐसा है जो नहीं जाता समाजवादी पार्टी के साथ, नहीं जाए, बीजेपी के साथ जाने नहीं देना है। मायावती का वोट छूटा है, कांग्रेस अपने पास लाना चाहती है। राजेंद्र पाल गौतम एससी मोर्चा के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने उस पर पहले ही काम शुरू कर दिया था। पूरी प्लानिंग राहुल गांधी के सामने उन्होंने रखी है, उसके बाद ही राहुल गांधी ने उन्हें जिम्मेदारी दी, वो भी मास्टर स्ट्रोक है। तो ये सारी अपॉइंटमेंट्स ना, अभी मैं कहूँगा मुझे एक में भी कोई गलती नज़र नहीं आ रही। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे नेता बहुत बड़े नेता, बहुत शानदार है और ऐसा है कांग्रेस की काया पलट कर, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो इनको चैलेंज करने वाले या जो इनके आसपास और ऑप्शन थे ना, उनसे बेहतर हैं ये, उनसे बेहतर है, क्योंकि इन्होंने प्रूव किया है। और शायद राहुल गांधी अब कांग्रेस को ये संदेश दे रहे हैं कि भाई अब तो यूं ही चलेगा, ईमानदार आदमी इनामदार बनेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय दीजिएगा
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।